क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था अपना ना, और 16 भी हमने कर लिया था। 14 15 बचे और फिर 16 के आगे क्वेश्चन। देखो अभी परसों ही हम लोग पढ़े, इसीलिए मैं रिटर्न से फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहा हूँ, सारे फॉर्मूले रिकैप कर लिए थे है ना। आई होप आप सबको याद होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर परफॉर्म्स एज अ शिफ्ट। एक सिंपल पेंडुलम है, उसका क्या दिया बेटा, लेंथ। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब एल दिया है ना, तो एल दिया हुआ है हमको 100 सेंटीमीटर। A simple pendulum of length 100 centimeter perform as a shift. Find the restoring force acting on its bob. क्या निकालना है अपने को, restoring force मतलब F निकालना। क्या निकालना बेटा, Find the restoring force acting on its bob of mass 50 ग्राम। bob का मास ये मास कितना दिया बेटा, 50 ग्राम। When the displacement from the mean position is 3 centimeter. Displacement from the mean position मतलब x, कितना दिया x, 3 सेकंड। बस इतना क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपने पहली लाइन में पढ़ लिया कि जो क्वेश्चन है वो स्प्रिंग और ब्लॉक के केस का नहीं है, किसका है, सिंपल पेंडुलम का। तो अगर कुछ कंसेप्ट लगाना हुआ तो हम लोग सिंपल पेंडुलम का भी कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो चीज निकालना है उसको नोटिस करो, क्या निकालना है बेटा अपने को, रिस्टोरिंग फोर्स। वैसे तो अपने पास रिस्टोरिंग फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला है, क्या जनरल फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। एक्स पता है मुझे, के मालूम है क्या, एल और एम की मदद से मैं के निकाल भी नहीं सकता। एम और ओमेगा रहता तो निकाले, के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर है ना। एल और एम की मदद से मैं के निकाल भी नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पर F इक्वल्स टू माइनस के एक्स वाले फॉर्मूले का तो कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। तो कुछ तो भी और करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा वो सब लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। बस इतना याद रखना, जो क्वेश्चन है that is related to simple pendulum। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, simple pendulum। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। यूनिट कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, 100 को AC रन दो, सेंटी हटेगा 10 टू, सेम ये 3 को भी AC रन दो, सेंटी हटेगा 10 टू, 50 को AC रन दो, ग्राम से केजी में जाते हैं तो 10 टू -3। तो सारे यूनिट को SI में कन्वर्ट कर लिया। Now we will try to draw the diagram of simple pendulum। simple pendulum का थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, सब लोग बोर्ड पर देखना बेटा। ये रिजिड सपोर्ट होता है या उसको फिक्स सपोर्ट भी बोलते हैं ना। ये पेंडुलम जो ऐसा था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, हम लोग उसको ऐसा लेके आते हैं ना, याद है, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स, ये वाला एंगल होता है थीटा, ठीक है। यहाँ पर एक फोर्स होता है टेंशन फोर्स T, और यहाँ पर एक फोर्स होता है वेट फोर्स, कौन सा, mg। करेक्ट है, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो, टेंशन को नहीं रिजॉल्व किए थे। कोनिकल पेंडुलम में टेंशन रिजॉल्व होता है, सिंपल पेंडुलम में कौन रिजॉल्व होता है, mg। हमने एक बाकायदा क्वेश्चन पढ़े थे, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। तो उसका दूसरा या तीसरा पॉइंट गवर्निंग फोर्स से रिलेटेड था, याद है। तो कोनिकल पेंडुलम में जो गवर्निंग फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो टेंशन को रिजॉल्व करके आता है। और यहाँ पर जो गवर्निंग फोर्स होता है वो वेट को रिजॉल्व करके आता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो वेट को कैसा रिजॉल्व करते हैं बेटा, याद करो सब लोग। यहाँ पर देखो, ये थीटा है, इसको अगर मैं ऐसा आगे एक्सटेंड कर दूं और ये वाली लाइन को भी आगे एक्सटेंड कर दूं, तो अगर ये थीटा है तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाला एंगल भी थीटा ही आएगा, ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा। ऐसा एफ में बनना, समझा। अब उसके बाद अगर हम लोग mg को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट इधर आएगा। ये क्या है, mg cos थीटा, थीटा के साथ है ना। ये क्या है, mg sin थीटा। तो यहाँ पर ऐसा पाथ था, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट, रीस्टोरिंग फोर्स देते हैं, याद है। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अपने को रीस्टोरिंग फोर्स निकालना है ना, तो पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, mg sin थीटा। m दिया हुआ है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो बेटा, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। सिंस फॉर सिंपल पेंडुलम, simple pendulum, restoring force is provided by tangential component of weight force, that is mg sin theta। रिस्टोरिंग फोर्स कौन देता है बेटा,
जी साइन थीटा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बोल एम जी साइन थीटा। डायग्राम में अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा ट्रायंगल बना दिख रहा, ये लेंथ है पेंडुलम का लेंथ, ये भी एल ही रहेगा याद है, क्योंकि थीटा को हम लोग बहुत स्मॉल लेते हैं, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स। तो यहाँ पे अगर आप लोग साइन थीटा अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट में है एक्स, हाइपोटेन्यूज में है, तो साइन थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो एम जी एक्स बाय, अब सब है आपके पास, एल भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, एम भी गिवन है, जी हम लोग जानते हैं, आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो पुट करो वैल्यूज, एम कितना है बेटा 50 इंटू 10⁻³ जी 9.8, एक्स 3 इंटू 10⁻⁻2 और एल 100 इंटू 10⁻²। क्या क्या कैंसिल हो गए, 10⁻², 10⁻² कैंसिल, करेक्ट है। ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 से 10 कट के 2 है, 2 से 9.8 को काट दो, 2 और 2, 2 4 8, 2 9 18, 4.9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 27 का 7 कैरी गेट 2, 3 4 12, 12 प्लस 2 14, एक नंबर के बाद पॉइंट 14.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। समझा कैसे है बेटा। तो ये kx वाले फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होना था, तो हमने दूसरे तरीके से सिंपल पेंडुलम का कांसेप्ट करा था, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसका भी आंसर क्या 1.48 इंटू 10⁻² किया है ना उसने, तो यहाँ से जब एक माइनस हटाओगे तो पॉइंट एक और नंबर पीछे जाएगा ना, तो 1.47 हो जाएगा। तो कुछ रॉन्ग आंसर नहीं, दोनों आंसर क्या बेटा करेक्ट, एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोले, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम के लेंथ पे कितना चेंज आएगा, सेकंड्स पेंडुलम के लेंथ पे क्या बोला है, कितना चेंज आएगा, वो चेंज निकालना। सेकंड पेंडुलम का लेंथ नहीं निकालना, लेंथ का चेंज निकालना। अब चेंज कैसे निकालोगे, पहले सेकंड्स पेंडुलम कहीं और रखा हुआ होगा, बाद में कहीं और रखा होगा, यहाँ पे कुछ और लेंथ होगा, यहाँ पे कुछ और लेंथ होगा, उन दोनों को क्या करना है, माइनस करना। तो देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मुझे चेंज को हम लोग फिजिक्स में डेल्टा से निकालते ना, तो डेल्टा एल एस निकालना है, क्या निकालना बेटा, डेल्टा एल एस। एल एस बोले तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम, और डेल्टा बोले तो चेंज, तो डेल्टा एल एस लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम, ये निकालना है मुझे। अब कंडीशन क्या दी हुई, दो अलग अलग, जरा वो ध्यान से देखो। If the acceleration due to gravity at place changes from 9.75 meter per second square to 9.80 meter per second square, तो दो अलग अलग जगह है, और दोनों जगह की आपको किसकी वैल्यू दी हुई बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो पहली वाली वैल्यू को मैं ले लेता हूँ g1, कितना दिया g1 9.75 मीटर पर सेकेंड। तो इस वक्त जो लेंथ रहेगा वो कौन सा रहेगा, ls1 है ना, और दूसरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं g2 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस वक्त जो लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, बोल ls2। अपने को निकालने का क्या है, डेल्टा ls। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ls2 माइनस ls1। समझ में आ रहा है चीज। तो पहले तो ls1 ls2 पता होना चाहिए बेटा। तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, याद है, ls = g/π²। रिमेंबर वी हैव derived this formula। एक मिनट, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोगों ने वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, ls = g/π²। तो दोनों केस के लिए फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा देखो, ls1 क्या रहेगा बेटा, g1/π², और ls2 क्या रहेगा, g2/π²। अब उनको निकालना क्या है, डेल्टा ls, चेंज इन लेंथ।
तो चेंज कैसा निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल ना, यानी फाइनल एलएस माइनस इनिशियल एलएस, करेक्ट है। दोनों की जगह उसकी वैल्यू रखो। LS2 क्या है देख, G2 बाय पाई स्क्वायर, LS1 क्या है, G1 बाय पाई स्क्वायर, दोनों में 1 बाय पाई स्क्वायर क्या है, कॉमन, G2 माइनस G1। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, 1 बाय पाई 3.14 का स्क्वायर, G2 हाउ मच इज G2, 9.80 माइनस G1 कितना था, 9.75। माइनस करते हैं दोनों को, 0 में से 5 नहीं जाता, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0.05 डिवाइडेड बाय 3.14 का स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग से। कैसे सॉल्व होगा सब लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर ध्यान दो। पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, ऊपर क्या है 0.05, क्या है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, बार 1 बार 2 आई। जब 0 पॉइंट रहता है और पॉइंट के आगे भी कंटिन्यू 0 रहता है, तब पॉइंट के आगे का 0 कितने है, भूल गए क्या, ये 0 पॉइंट है ना, और पॉइंट के आगे भी कंटिन्यू क्या है 0, तो कितना 0 है 1, उसमें और 1 मिला दो, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 2 बार पॉइंट। अभी अपॉन के नीचे आ गया ना, नीचे आ गया मतलब माइनस, ये पावर है, शुरू में आएगा, पॉइंट से पहले एक नंबर है, 1 - 1 0 पॉइंट। अब लॉग देखिए, तो 50 का 0 देखो कितना है, 69990, ये 50 का 0 है ना, 31 का 4 4969, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, ये 2 बार पॉइंट 6990 ऐसे रहेगा, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 9 जा 18 का 8 कैरी का 1, 2 6 जा 12 और 1, 13 का 3 कैरी का 1, 2 9 जा 18 और 1, 19 का 9 कैरी का 1, 2 4 जा 8 और 1, 9, 2 × 0 0 पॉइंट। अब दोनों को माइनस करेंगे, 0 - 8 नहीं होता, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 9 नहीं जाता, ये इसको 1 देगा और खुद क्या बन जाएगा बार 3, याद है ना, बार वाला जब बाजू में 1 देता है तो खुद बढ़ जाता है, 2 बार से क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, तो 16 में से 9 गया 7, -3 - 0 -3, तो ये आ रहा है बार एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.7052। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, ये इंटू 10⁻³ लिखेंगे, उसके बाद एंटी लॉग देखेंगे 70 के 5 का 2, 70 का 5 कितना है 5070, उसका 2 कितना है 2, तो ये जगह 5072, एक नंबर के बाद पॉइंट मीटर, दिस इज द आंसर। 5.072 इंटू 10⁻³ मीटर। समझा अच्छे से, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है ना। अच्छा, उसका भी आंसर सेम ही है, अलग आंसर नहीं है। 10⁻³ के से पॉइंट कितना नंबर पीछे जाएगा, कितना नंबर -3 है ना, पॉइंट कितना नंबर पीछे जाएगा 3 नंबर, तो एक नंबर तो 5 खुद है ना, बाकी के 2 नंबर कौन है 0, तो वही बात हो गई ना 0.005, तो वैसा लिख दिया ऐसा। हाँ इसमें मीटर में दिए, इधर मीटर में दिए, और राइट आंसर मीटर में राइट। हाँ, अगर ये 10⁻³ तुम लोग घटाओगे तो मिली हो जाएगा, वो भी चलेगा। 10⁻³ किसकी वैल्यू होती है मिली की, तो इसको हटा के इसकी जगह मिली लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 5.072 मिलीमीटर, वो भी चलेगा, दोनों आंसर चलेगा, कोई इशू नहीं। मिलीमीटर में छोड़ना है आप ऐसा कर सकते हो, 5.072 10⁻³ की जगह मिली और ये वाला मीटर ऐसे, ये भी चलेगा, नो इशू। समझा, वेरी मच क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। 16 हम लोग लास्ट लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं ना, आगे बढ़ते हैं। 16 हो चुके हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, वाला मस्त क्वेश्चन है वो, थोड़ा समझने लायक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना सब लोग। क्या दिया हुआ देख, अब पार्टिकल परफॉर्म लीनियर एसोसिएशन, एक पार्टिकल है क्या परफॉर्म कर रहा है वो लीनियर एसोसिएशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड, क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड, मतलब कैपिटल टी दिया है मुझे, कितना दिया बेटा 2 पाई सेकंड, तो टाइम पीरियड दिया हुआ मुझे 2 पाई सेकंड, ऑफ पीरियड 2 पाई सेकंड, अबाउट द मीन पोजीशन O, किसके अबाउट चल रहा है सब, मीन पोजीशन O के अबाउट।
तो ये मीन पोजीशन हो है, इसके अबाउट ऐसे से परफॉर्म हो रहा है। आगे देखेंगे, इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ, पार्टिकल कहाँ से मूव करना शुरू कर रहा है? ओ से। ओ मतलब मीन पोजीशन, यानी पार्टिकल कहाँ से चालू हो रहा है? बोल, मीन पोजीशन से चालू हो रहा है। पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम ओ एट दैट इंस्टेंट। एक लाइन छूट गई क्या? सॉरी। The mean position O is observed to have a speed of b root 3 meter per second when at a distance b meter from O. समझ, जब पार्टिकल O से b मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे? जब पार्टिकल O से, ऐसा डिस्टेंस दिया आपको, पार्टिकल O से b मीटर के डिस्टेंस पे, कितने मीटर के डिस्टेंस पे? b मीटर के डिस्टेंस पे, उस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बेटा? b root 3। क्वेश्चन समझ रहे हैं? यानी मुझे वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी है? बोल, v root 3। कब दी हुई है ये वेलोसिटी? जब डिस्टेंस कितना? एट x इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस को एक्सटेंड कर देना, x इज इक्वल्स टू b मीटर। इतना समझा? इतना समझा? अभी आगे बढ़ो। If the particle is moving away from O at that instant, इस इंस्टेंट पे जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, यहाँ से किधर जाने वाला है? और अवे ही जाने वाला है, रिटर्न O की तरफ नहीं आने वाला, अवे ही जाने वाला है। ध्यान दो, अवे फ्रॉम O एट दैट इंस्टेंट, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ b। तो अपने को पता ये करना है कि यहाँ से फर्दर मतलब अब इसके आगे, फर्दर मतलब अब इसके आगे, अब इसके आगे पार्टिकल को और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? b। तो इसके आगे और b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा? समझ में आया था क्वेश्चन? इसके आगे और b डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगे, वो निकाल। कुछ भी करने से पहले ना एक काम कर लो कि जब पार्टिकल मीन से यहाँ तक चल के आए ना, तब उसको कितना टाइम लगा वो निकाल लो। कुछ भी करने से पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आया है, उसको कितना टाइम लगा वो निकाल लो। उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना। क्या बोला, समझ में आ रहा है? तो कट स्टोरी शॉर्ट, आप पीसेस में सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करें हम लोग, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल के आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है, चुपचाप वो निकालते हैं। सी वी हैव बीन गिवन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। सर क्यों जबरदस्ती ओमेगा निकाल रहे हो आप? तो फुकट में ओमेगा नहीं, फुकट में नहीं निकाल रहा हूँ। वेलोसिटी दी है मुझे, वेलोसिटी के फॉर्मूले में ओमेगा आता है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आता है ना, इसलिए मैं ओमेगा निकाल रहा हूँ। क्यों निकाल रहा हूँ ओमेगा? समझ में आ रहा है सबको? तो सब लोग ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखना। ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय t, वैल्यू पुट कर 2 पाई ऐसी रहेगा। टाइम पीरियड कितना है? अरे वाह, 2 पाई ओमेगा कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया मेरे को ओमेगा, करेक्ट है। अब v दिया हुआ है ना मुझे बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सब जो पता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है? b रूट 3। ओमेगा कितना आ चुका है? 1 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, x भी तो दिया ना, b स्क्वायर। x की भी तो वैल्यू दी है ना बेटा, वेलोसिटी भी दिया, x भी दिया, तो वेलोसिटी की जगह उसकी वैल्यू रखा, x की जगह उसकी वैल्यू रखा। करेक्ट है। आगे देख, ये 1 नहीं भी समझो चलेगा, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो b रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर चलेगा, इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस माइनस b स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर को ऐसे रहने दो, 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4b स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर उधर भेजेंगे तो अंडर रूट 4b स्क्वायर, 4 का रूट b स्क्वायर का रूट। एम्पलीट्यूड आ गया मेरे पास। क्यों निकाले सर एम्पलीट्यूड? सिंपल सी बात है, अभी बोला ना पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, पहले वो निकालना है, वो निकालने का एम्पलीट्यूड निकाल। सर क्यों? मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो भाई जब पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू होता है तो डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन लेते हैं हम लोग? a sin ओमेगा t। अगर एक्सट्रीम से चालू होता है तो क्या लेते हैं? a cos ओमेगा t, है ना। तो इस वाले टाइम को ना मैं t1 ले लेता हूं। क्या ले रहे हो बेटा? व्हाट इज दिस t1? चाहिए तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना t1 टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम
O2, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ O2, O से A तक आने को लगने वाला टाइम, ये T1 मुझे निकालना है। चलो सबका वैल्यू पुट करो जो जो पता है अपने को। x कितना है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक x कितना है, b है ना। a की वैल्यू कितनी आई, वो भी आई। साइन ओमेगा कितना है, 1 T1 करेक्ट है। b से b, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ आएगा तो साइन 1 इंटू T1 करेक्ट है, 1 इंटू T1, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू T1। अब साइन इनवर्स का मतलब होता है कि साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, कब होती है बताओ, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं, 5/6 सेकंड, ये मुझे मिल गया T1। सो 30 डिग्री के टाइम को डिग्री पे लिखते हैं, एंगल को जब भी नंबर्स में लिखना होता है तो हम लोग रेडियन वाली वैल्यू लिखते हैं, डिग्री वाली नहीं। तो 30 डिग्री डिग्री में हो रहा है ना, रेडियन में कितना रहेगा, π/6 रहेगा। समझा अच्छे से। तो T1 कितना बेटा, π/6 सेकंड। इसका मतलब पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगा है, π/6। निकालना ये नहीं था, निकालना क्या था, जहाँ पे वो है ना, कहाँ पे अभी A पर है, वहां से और B ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको। लेकिन अपना ना एक बहुत बड़ा काम आसान हो चुका है, देख चलते चलते अपन ने गलती से एम्पलीट्यूड भी निकाल लिया। कितना है एम्पलीट्यूड, अब मुझे ये पता चल गया कि पार्टिकल और भी चला तो कहाँ पहुंचेगा। देख कैसे, देख कैसे एम्पलीट्यूड कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, मीन से यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड है ना, कितना है इसका वैल्यू 2b। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरे को आया है 2b। अब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल b ट्रैवल कर चुका है, और b ट्रैवल करेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। तो समझा, और b ट्रैवल करेगा तो पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट b। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 2b, देयरफॉर इफ पार्टिकल ट्रैवल्स further distance of b, it will reach बोल पॉजिटिव एक्सट्रीम। सही बात है। ये बहुत बड़ा काम अपना आसान हो गया कि एम्पलीट्यूड 2b था, तो मुझे ये पता चल गया कि पार्टिकल अगर और b चलेगा तो कहाँ पहुंच चुका रहेगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच चुका। सर मुद्दा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मुद्दा ये था कि A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, फर्दर B जाने में कितना टाइम। करा रहा हूँ धीरे धीरे करा रहा हूँ, उसको पीसेस में बोला ना सॉल्व कर रहे हैं। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं बोल, एक ऑसिलेशन को लगने वाला टाइम। एक ऑसिलेशन टोटल 4 सेट में कंप्लीट होता है। एक ऑसिलेशन कितने सेट में कंप्लीट होता है, मीन पे है, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पहला सेट, पॉजिटिव एक्सट्रीम से रिटर्न मीन सेकंड, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम थर्ड, नेगेटिव से रिटर्न मीन। सही है। एक ऑसिलेशन कितने सेट में कंप्लीट होता है, 4। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में 4 सेकंड लग रहे हैं, कितना सेकंड, तो इन 4 सेट को कंप्लीट करने के लिए एक लगेगा ना, मीन से पॉजिटिव तक आने के लिए, पॉजिटिव से मीन, मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन, तो ऐसा एक मिलके 4। समझ, पूरा ऑसिलेशन 12 सेकंड में हो रहा है, मतलब मीन से पॉजिटिव तक कैसे आएगा, 3 ना, फिर पॉजिटिव से मीन 3, फिर मीन से नेगेटिव 3, फिर नेगेटिव से मीन 3। ये 3 कैसा निकाले तुमने, कैसे निकाले 3, 12 को 4 से डिवाइड किए। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना भी टाइम पीरियड दिया रहेगा उसको 4 से डिवाइड कर दो तो ये पता चल जाएगा कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम लगता है। नहीं समझा, नहीं समझा क्या, 4 सेट में हो रहा है मोशन, कितने सेट में हो रहा है, मीन से पॉजिटिव, पॉजिटिव से मीन, मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन। तो जो भी टाइम पीरियड दिया हुआ है उसको भी तो ये 4 सेट में बांट सकते हैं ना यार, इक्वल इक्वल। जैसे टाइम पीरियड 40 सेकंड है, मतलब मीन से पॉजिटिव आएगा 10 सेकंड में, फिर और 10 सेकंड में पॉजिटिव से मीन, फिर और 10 सेकंड में मीन से नेगेटिव, और 10 सेकंड में नेगेटिव से मीन। तभी तो 10 10 10 10 कितना हो गया, 40। तो अगर एक ऑसिलेशन 8 सेकंड में हो रहा होगा तो मीन से पॉजिटिव आने में कितना टाइम लगेगा, 2 2 2 2 2। ये 2 कैसे निकाला आपने, 8 को 4 से डिवाइड किया
तो जो भी टोटल टाइम पीरियड रहेगा, अगर उसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाने में कितना टाइम। सही बात है, सही बात है। पहले ध्यान से देखना, मैं ध्यान से देखना मैं क्या लिखा, सिंस टाइम पीरियड इज t is equals to 2 pi second, therefore ध्यान दे, टाइम रिक्वायर्ड to move from mean to positive extreme। mean to positive मतलब O to B, O से लेकर will be इस टाइम को मैं T2 बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ? T2। कितना रहेगा ये, जितना भी टाइम पीरियड रहता है उसको 4 से डिवाइड कर देने का, तो T/4 कितना है, T 2 पर डिवाइड बाय 4, 2 से 4 करिए कितना आ गया, T2 is equals to pi/2 सेकेंड। सर अभी भी सॉल्व नहीं हो गया ना, सॉल्व हो गया, सॉल्व। जरा ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ, पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड लगा और उसमें यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगा, तो बता यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना हो गया, सॉल्व देख हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा होगा उसमें से यहाँ से यहाँ तक का टाइम माइनस कर दो तो अपने कौन सा टाइम मिल जाएगा, A से B तक। वही तो निकालना था ना, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फर्दर डिस्टेंस ऑफ B, यही निकालने का था ना। समझ ना क्या बोल रहा हूँ? तो देख, यहाँ से यहाँ तक आने में, O से B तक आने में कितना टाइम लगा है, pi/2, और O से A तक आने में कितना टाइम लगा था, ये पहला जो निकाले क्या निकाले, O से लेकर A तक निकाले ना, O से लेकर के T1 टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम O to A। सही है, तो जरा ध्यान से देख मैं क्या लिखा हूं, therefore टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फर्दर B डिस्टेंस, फर्दर B डिस्टेंस मतलब कहां से कहां, दैट इज फ्रॉम A to B। क्या रहेगा वो, T is equals to भाई O से B तक आने में जितना टाइम लगा होगा कौन है वो, T2, उसमें से माइनस कर दो O से A तक आने में लगने वाला टाइम यानी T1 कितना है, T2 pi/2, T1 कितना है, pi/6। सॉल्व करते हैं, 6 into pi, 2 into pi, 6 2 जा 6 pi minus 2 pi, 4 pi/3 सेकेंड। ये है फर्दर B डिस्टेंस ट्रैवल करने को लगने वाला टाइम। आंसर यही छोड़ना है, यही छोड़ सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 रख के डिवाइड करना वो भी कर सकते हो। आपको कैसा दिया आंसर, pi/3 वैसे। हाँ, मजेदार क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं था ये, फट से फॉर्मूला लाइन लगा दिए, सॉल्व कर दिए, हो गया। थोड़ा सा दिमाग चला गया क्वेश्चन। क्या किया समझा, मुझे यहाँ से लेकर के और भी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना था, तो मैंने सीधा उसके पीछे नहीं पड़ा, स्टेप बाय स्टेप किया। सबसे पहले तो मैंने टाइम पीरियड से ओमेगा निकाला और वेलोसिटी के फॉर्मूले से क्या पता किया, एम्पलीट्यूड। तो एक बात माइंड में क्लियर हो गई कि एम्पलीट्यूड 2 भी है, जिसमें से B अभी ट्रैवल कर चुका है, और भी ट्रैवल करेगा तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। ये मुझे पता चल गया, बहुत बड़ा काम है। फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लेकर के यहाँ से यहाँ तक को आने के लिए लगने वाला टाइम निकाला, और फिर मुझे पता है कि अगर मैं टाइम पीरियड को 4 से डिवाइड कर दूं तो मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम मिलेगा। तो मैंने टाइम पीरियड को 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता चल गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो A से B तक का टाइम मिल जाएगा जो निकालना था। समझा? दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इतने पे हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। एक बॉडी है जिसका मास कितना बेटा, m1, एक लाइट स्प्रिंग से लटका हुआ है, वो मतलब एक हल्की स्प्रिंग से ऐसा लटका हुआ है, बॉडी है, उसका मास है m1, एक लाइट स्प्रिंग से लटका हुआ है, और इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है बोल, t। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है बोल, t। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, क्या दिया, when a body of mass m2 is tied to the first body and the system is made to oscillate, the period is 2t। तो अब हमने क्या किया, एक दूसरी बॉडी ले लिया, मास कितना उसका m2, और उसको क्या किया, पहली बॉडी के साथ जो m1 की बॉडी थी इसके साथ क्या कर दिया बोल, टाई कर दिया।
इसके साथ ऐसा बांध दिया, यानी अब दोनों को ऐसा बांध दिया मैंने और फिर इसको ऑसिलेट करवाया ऐसा, तब टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2t आ रहा है। तब टाइम पीरियड कितना आ रहा है 2t। मेन क्वेश्चन पढ़ गया, मेन क्वेश्चन पढ़ गया। कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, m1 m2 को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है मतलब रेशियो निकालना है। कंपैरिजन मतलब क्या निकालना है रेशियो। तो मुझे m1 is to m2 निकालना है। क्या निकालना है बेटा m1 is to m2। इतना आसान क्वेश्चन है। इधर देख टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 बाय ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं और क्या रख सकता हूँ अंडर रूट k बाय m। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट m बाय k। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। ये पहला वाला केस ले लें और फर्स्ट केस, इसको फर्स्ट केस बोलते हैं और इसको सेकंड केस। तो पहला वाला केस ले ले फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में टाइम पीरियड कितना है देख t, ऐसी रहने दे 2 पाई ऐसी रहेगा। पहले वाले केस में मास कितना है बेटा m1 डिवाइड बाय स्प्रिंग का कांस्टेंट k। ये हो गया t1 पहला केस। इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फॉर सेकंड केस, दूसरा वाला केस ध्यान से देखा, ध्यान से देख। सेकंड केस में टाइम पीरियड कितना है 2t, वेरी गुड। 2 पाई की जगह पर 2 पाई। सेकंड केस में मास क्या लोगे m1 प्लस m2, दोनों ऐड हो गया ना। मास तो चुपचाप ऐड होगा, उधर कोई सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला नहीं लगेगा, वो मास है। पहले 10 किलो था, बाद में 2 किलो आ गया, मिलके कितना हो जाएगा 12 किलो। तो अब मास कितना हो जाएगा बोल m1 प्लस m2। अब बता k चेंज होगा क्या? नहीं, जो स्प्रिंग थी वही है। स्प्रिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ा, स्प्रिंग के साथ कुछ हरकत की गई क्या? तो स्प्रिंग का जो पहले कांस्टेंट था वही अभी भी कांस्टेंट है। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो, सेम सेम चीजें कैंसिल हो जाएगी, m1 m2 का रेशियो आ जाएगा। ध्यान से देखा, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो 2t डिवाइड बाय t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m1 प्लस m2 बाय k डिवाइड बाय 2 पाई अंडर रूट m1 बाय k। ताकि कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ कैंसिल हो जा रहा है। टाइम पीरियड 2 पाई k। क्या बच गया इधर 2, वहाँ क्या बच गया, दोनों में अंडर रूट है ना। ऊपर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, नीचे क्या हो जाएगा m1। ये रूट को इधर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। इधर क्या बचा m1 प्लस m2 बाय m1 इधर डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ये 4m1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस, ये प्लस में ना, यहाँ आएगा तो 4m1 माइनस m1 इज इक्वल्स टू m2। 4m1 में से m1 क्या 3m1 इज इक्वल्स टू m2। ये m1 इधर ऐसे रहते, m2 यहाँ आएगा तो डिवाइड करेगा, ये 3 वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा। हवे में ऊपर कौन रहेगा 1। रेशियो निकालना था ना, m1 is to m2 कितना आ रहा है। समझे अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1:2। चलो लिखेंगे फिर 2 4 5 5 क्वेश्चन बचे। लिखो बड़ा यस, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 19 पे क्या देखो। क्वेश्चन नंबर 19, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज गिवन बाय। एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एसएचएम कर रहा है ऐसा बोलेंगे, लीनियर एसएचएम कर रहा है ऐसा बोलेंगे। क्या बोला ऑसिलेशन कर रहा है बस, और उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देख, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है। आगे देखिए क्या बोला बेटा इसने, where a b and omega are constant। a b और ओमेगा क्या है बेटा यहाँ पर वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, prove that the particle performs a linear SHM। अपने को प्रूफ करना है कि पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। आगे में कुछ बोला देखो, with amplitude capital A is equals to under root small a square plus small b square। तो इसको प्रूफ करना है कि पार्टिकल लीनियर SHM कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड वो दिए हुए एम्पलीट्यूड के बराबर है। क्वेश्चन समझा बेटा? लीनियर SHM की इक्वेशन क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की, x is equals to a sin ओमेगा t बस, और उसमें जो a रहता है वो कौन रहता है एम्पलीट्यूड। क्या ये इक्वेशन वैसे दिख रही है? नहीं, शुरुआत तो होगी लेकिन खत्म वैसे नहीं, आगे b cos ओमेगा t भी आएगा।
पहले इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे। अगर ये इक्वेशन वो फॉर्मेट में आ गई तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर एसेलेरेशन। और ना सिर्फ उस फॉर्मेट में आना चाहिए बल्कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, √a² + b²। क्वेश्चन समझ आया? अब बेटा समझ किसी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है k, तो उस k को हटा करके मैं c लिख सकता हूँ, एनी कांस्टेंट। समझ कहीं पर कांस्टेंट लिखा हुआ है a, उसको a को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, p। ये भी कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट, नाम चेंज कर दिया बस, है ना। तो एक कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट पुट कर सकते हैं ना हम लोग, बस वैल्यू दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। ये a और b की वैल्यू अगर सेम है तो मैं a की जगह p रखूँ या p की जगह a रखूँ, एक ही बात है। ऐसा नहीं समझना तो नंबर में बता दो। समझ कहीं पे कांस्टेंट है 5, उसकी जगह मैं ये कांस्टेंट रख सकता हूँ या रख सकता हूँ, क्यों नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है। इसी की जगह मैंने k भी रख सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये कैसा रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। What is sin 30? 1/2, 10 × 1/2 5। तीनों का वैल्यू सेम है या नहीं, ये लिखो ये लिखो ये लिखो, बात एक ही है ना। तो कांस्टेंट की जगह सेम वैल्यू का कोई दूसरा कांस्टेंट पुट किया जा सकता है या नहीं, किया जा सकता है। तो बस यही चालाकी हम लोग यहाँ पे करते हैं अपना काम आसान करने के लिए। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर a कौन है, कांस्टेंट, b कौन है, अभी मैंने क्या बोला, कांस्टेंट की जगह हम लोग कोई दूसरा कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देख, लेट a की जगह मैं पुट कर रहा हूँ कैपिटल A sin 5। क्या पुट कर रहा हूँ, बोल, कैपिटल A sin 5। इसमें ये a और 5 भी क्या है, कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, 5 भी क्या है, कांस्टेंट। एंड b की जगह मैं पुट कर रहा हूँ a cos 5। क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, a cos 5। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो a की जगह रख रहा हूँ मैं a sin 5, या फिर सॉरी a की जगह a cos 5 रख दो और b की जगह a sin 5। क्यों रखी अभी आपको समझेगा। लेकिन सर अगर आपने पिक्चर में कैपिटल A को इंट्रोड्यूस किया है तो उसने बाद में बोला है कैपिटल A को क्या प्रूफ करने, √a² + b² कर दे तो प्रूफ। इधर देख क्या प्रूफ करने का है, √a² + b² को किसके बराबर प्रूफ करने का है, कैपिटल A। देखते आ रहा है कहीं, अगर आ रहा है तो फिर हमने सही सब्स्टिट्यूट किया, नहीं आ रहा है तो फिर नहीं सही सब्स्टिट्यूट किया, है ना। दोनों की वैल्यू पुट करते हैं उसकी जगह, √a ऐसे रहेगा। a कौन है बेटा, a cos 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a² cos square 5, सही है। फिर बीच में प्लस b कौन है बेटा, बोल, a sin 5, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो a² sin square 5। दोनों में क्या कॉमन है, a² बाहर निकाल लो, क्या बचा, sin square 5 प्लस cos square 5। इसकी वैल्यू sin square थीटा प्लस cos square थीटा कितना होता है, 1, a² × 1, a² × 1 मतलब a², स्क्वायर और रूट कट गया, कुछ दिख रहा है ना वैल्यू जो उसने बोला था। तो a की वैल्यू मुझे आ रही है √a² + b²। मतलब मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया वो कैसे किया बेटा, सही। तो इन दोनों को पुट करो तो देखो क्या बन जाएगा, देयरफॉर x = स्मॉल a की जगह पर क्या जाएगा बेटा, a cos 5 और फिर आगे sin ओमेगा t प्लस स्मॉल b की जगह पर क्या आएगा, बोल, a sin 5 आगे cos ओमेगा t। दोनों में क्या कॉमन है, बोलो, कैपिटल A बस, और कुछ नहीं कॉमन, कैपिटल A कॉमन निकाले। यहाँ पर क्या बचा, बोल, cos 5 sin ओमेगा t, ऐसा भी तो लिख सकता है ना, sin ओमेगा t cos 5 चलेगा, बीच में प्लस a बाहर चलेगा। नेक्स्ट क्या बचा, देख, cos ओमेगा t sin 5, सही है। ये कैसा दिख रहा है, sin A cos B प्लस cos A sin B। अगर इसको A मानो इसको B मानो तो sin A cos B और फिर उल्टा हो गया, ओमेगा t cos के साथ आ गया और 5 sin के साथ। तो अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, sin A cos B प्लस cos A sin B, किसका फॉर्मूला होता है ये, sin A प्लस B, sin A प्लस B, पढ़े ना ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, a ऐसे ही रहेगा, इस पूरी की जगह मैं क्या लिखूंगा, sin A प्लस b, तो साइन को ऐसे ही रहने दें। a कौन है बेटा, ओमेगा t, b कौन है, फाई ना। इसकी इक्वेशन है x = a sin ओमेगा t प्लस फाई। इसकी इक्वेशन है लीनियर एसेलेरेशन, है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ लीनियर एसेलेरेशन, hence proved particle performs
लीनियर एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड। इस इक्वेशन को देखते हो तो एम्पलीट्यूड कौन है बेटा? कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला, किसके बराबर आई? बोल, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ कर दिए, हो गया। समझा अच्छे से? तो ये क्वेश्चन आया तो बस आपको ये शुरुआत याद रखनी है, वरना फिर आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 20 में? तो पैरेलल एसएचएम्स, दो पैरेलल एसएचएम मतलब दोनों का पाथ सेम है। दोनों का पाथ कितना बेटा? सेम। ऐसा नहीं कि एक ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसा जा रहा है, नहीं, दोनों का एक्सिस सेम है। ठीक है ना? टू पैरेलल एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय, पहली एसएचएम की इक्वेशन क्या दिया थी? x1 बोलो 5 x1 5 sin 4 pi t sin 4 pi t plus pi by 3 एंड सेंटीमीटर दिया क्या? ठीक। एंड x2 क्या दिया है? 3 sin 4 pi t 3 sin 4 pi t plus pi by 4। तो दो एसएचएम में दोनों की इक्वेशन दी है, दो एसएचएम में दोनों की इक्वेशन दी। आगे देख क्या बोला? आर सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल। सुपरपोज्ड मतलब कंबाइन करना। याद है मैंने कई सारे वर्ड बताए थे, कंबाइन, कंपोज्ड, कंपोजिशन, सुपरपोज्ड, सुपर इम्पोजिशन, ये सब का मतलब क्या है? सेम। तो दोनों का कंपोजिशन करा रहे, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। बोला आर सुपरपोज्ड ऑन अ पार्टिकल, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड इपोक ऑफ द रिजल्टेंट एसएचएम। रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड, तो रिजल्टेंट के एम्पलीट्यूड को क्या लिखते हैं हम लोग? आर, और रिजल्टेंट एसएचएम का इपोक, इपोक यानी इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज रिजल्टेंट का क्या लेते थे हम लोग? डेल्टा। याद है? फाइनल डेल्टा। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम वाला फॉर्मूला यूज होगा इधर, लेकिन उस फॉर्मूले में चार चीज लगती है, A1 A2 ϕ1 ϕ2। तुम लोग देख के बता A1 क्या है? बता A1 क्या है? 5, वेरी गुड। और A2 3, ϕ1 और ϕ2, बस चार चीज चाहिए, चारों चीज दी। समझे? तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग विथ x1 is equals to a1 sin omega t plus phi1 and x2 is equals to a2 sin omega t plus phi2। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो a1 की जगह पर क्या है? देख phi, और ये सेंटीमीटर में है, किसमें? सेंटीमीटर में। और phi1 की जगह पर क्या है बेटा? pi by 3 एंड A2 कितना है? देख A2 कितना है? 3 सेंटीमीटर एंड ϕ2 कितना है? देख, बस खत्म। ये दो चीज आ गई, अब चार चीज आ गई अपने पास। तो R और डेल्टा का फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। R का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ϕ1 माइनस ϕ2। सही है? आगे बढ़ेंगे। सर सेंटीमीटर में रहने दो। आर का आंसर में कितना आएगा? सेंटीमीटर। A1 कितना है? 5, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 3 cos ϕ1। हाउ मच इज ϕ1? pi by 3, ϕ2 pi by 4। करेक्ट है? करेक्ट है। आगे देखेंगे सब लोग क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 5 का 10, 10 into 3 30 cos, ये दोनों माइनस करते हैं, 4 पाई माइनस 3 पाई डिवाइड बाय 12, क्रॉस मल्टीप्लाई के चलेगा ना। आगे देखो क्या हो जाएगा? ये 25 और 9 बोलो 34, सही है, प्लस 30 cos 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाय 12। अब cos पाई बाय 12 कितने है वो पता है कि अपने को नहीं, तो पहले इसको डिग्री में बदल दो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 34 ऐसे रहेगा प्लस 30 ऐसे रहेगा, cos ऐसे रहेगा, पाई बाय 12 ऐसे रहेगा। डिग्री में कैसे बदलते हैं? 180 पाई बाय, हाँ उल्टा, डिग्री से रेडियन के लिए पाई बाय 180, रेडियन से डिग्री के लिए 180 बाय। तो अब ये रेडियन से किस में बदल चुका है? डिग्री। पाई बाय कैंसिल, ठीक है ना, क्या बचेगा?
6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 और ये 0। भाई 2 से 30 काटेंगे तो कितना आएगा 15। तो क्या बच रहा है देख, 34 प्लस 30 कॉस कितना बचा खाली 15 डिग्री। जाओ कॉस के टेबल में 15 डिग्री का 0 देख के बताओ कितना। कॉस में जाओ 15 डिग्री का 0, 15 डिग्री का 0 कितना है 0.9659। हाँ इधर देखो 0.9659, ध्यान देने का तुमने। आगे देख क्या है 34 ऐसी रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15 और 17 का 7, 3 6 ज़ा 18 और एक 19 का 9, 3 9 ज़ा 27 और 28 का 8, 3 into 0 0 0 plus 2 2, 4 नंबर का इधर एक 0, 4 नंबर के बाद पॉइंट 1 2 3 4, 28.977 कितना आ बोल 28.977। सही है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 34 के पॉइंट के बाद क्या है 0 0, तो पॉइंट के बाद के सारे 0 पॉइंट के बाद के इन नंबर के साथ ऐड होंगे तो वही सेम आ जाएगा ना। पॉइंट के बाद वाला ऐड करेंगे, पॉइंट से पहले वाला, सॉरी। तो ये 8 और 4 कितना हो गया 12 का 2 कैरी गया 1, 2 और 3 5 और 1 62.977। याला 7 हटाओगे तो याले 7 का क्या बन जाएगा 8। तो देखो 62 के 9 का 8 देखो, स्क्वायर रूट में जाना 1 से 10 में नहीं, 1 से 10 में नहीं, कहाँ पर 10 से 100, 10 से 100 में जाओ, स्क्वायर रूट में कितना देख 10 से 100, 62 के 9 का 7, 62 का 9 है बेटा 7.931 और उसका 7 सॉरी उसका 8 कितना है 5, 7.936 सेंटीमीटर। ये मिल गया मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये क्या मिल गया बेटा अपने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब क्या निकालना है हमको रिजल्टेंट इपोक या रिजल्टेंट इनिशियल फेज डेल्टा। तो उसका भी फॉर्मूला है ना अपने पास, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, tan इनवर्स ऑफ a1 sin phi1 plus a2 sin phi2 डिवाइड बाय a1 cos phi1 plus a2 cos phi2। सबका वैल्यू अपने पास पुट करेंगे फटाफट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है देखिए। tan इनवर्स ऑफ a1, हाउ मच इज a1 5, ठीक है ना, sin phi1 कितना है 5, sin ऐसे लेंगे phi1 कितना बेटा 5 pi/3 प्लस a2 3 sin phi2 pi/4 डिवाइड बाय 5 cos pi/3 3 cos pi/4। इसको भी डिग्री में मतलब ताकि टेबल से वैल्यू देख सके हम लोग। tan इनवर्स ऑफ 5 sin pi/3 मतलब 60 डिग्री होता है ना। अब pi/4 मतलब 45, याद है ना, ये सब तो याद रखो रे, pi/6 pi/4 pi/3 pi/2 याद है ना। pi/6 मतलब 30, pi/4 45, pi/6 सॉरी pi/3 60 और pi/2 90। इतना तो याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 5 cos 60 3 cos 40 करेक्ट है। अब टेबल से वैल्यू देखिए सबका, tan इनवर्स ऑफ 5 का ऐसे लेंगे, sin 60 का वैल्यू देख के बता कितना है 0.866 कुछ रहेगा। साइन में जाओ, साइन में गए, sin 60 कितना है 0.866 है ना, सही है। प्लस 3 इंटू sin 45 0.7071 डिवाइड बाय cos 60, बाजू में जाओ cos 60 कितना है 0.500 रहने इसी, प्लस 3 इंटू cos 45 सेम ही रहेगा 0.7071, सही है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको फर्दर। tan इनवर्स ऑफ 5 6 30 का 0 करेंगे, 3 5 6 30 प्लस 3 33 का 3 करेंगे, 3 5 43 43 3 नंबर के बाद पॉइंट 4.330 प्लस 3 1 3 3 7 21 3 2 0 2 3 7 21 2 4 नंबर के बाद पॉइंट 2.1213 डिवाइड बाय 5 5 25 एक नंबर के बाद पॉइंट 2.5, ये सेम ही आएगा 2.1213, सही है।
अब इसको ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पॉइंट के बाद 4 नंबर है और इधर 2 ही नंबर है, क्या करोगे 4.3300 और 2.1213, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ऐड करेंगे दोनों को, 0 + 3 3, 0 + 1 1, 3 + 2 5, 3 + 1 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 + 2 6, डिवाइड बाय, इधर पे भी पॉइंट क्या नहीं पूछनी है तो 0 0 0 लेंगे और 2.1213, 0 + 3 3, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 5 + 1 6, 2 + 2 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, लॉग से। अब इसको लॉग से साइड में सॉल्व करो, उसमें tan के साथ ही गंदगी मत बचो, साइड में सॉल्व करो, क्या कहते हैं एंटी लॉग ऑफ पॉइंट से पहले एक नंबर है 0 पॉइंट, फिर डिवाइड आ गया ना माइनस, पॉइंट से पहले एक नंबर है 0 पॉइंट, देखो बोला जल्दी से, 64 के 5 का 1, 64 के 5 का 1, 64 का 5 है 8096 है ना, और उसका 1 है 1, 8097, 46 के 2 का 1, 46 के 2 का 1 कितना है 6647, माइनस करते हैं इसको, इधर ध्यान दे, पूरा करके दिखा नालायक लोग, कौन है मालूम, ये बातचीत करने वाले जिनको पता ये आएगा तो कौन सा मैं करने वाला, तो कई को ध्यान दो, ये वही अल्ट्रा कॉन्फिडेंट पीपल्स, ये होता है ओवर कॉन्फिडेंट, ये होता है अल्ट्रा कॉन्फिडेंट, मतलब पता है ना मैं कौन सा एक क्वेश्चन करने वाला, तो कई को ध्यान दो, करो ना नालायक लोग, कर नहीं पाते लोग, इसीलिए कर करके दिखा रहा तो भी नहीं समझ में आया। देखो क्या हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 6 गया 3, सॉरी 9 में से 4 गया 5, ठीक है, 10 में से 6 नहीं जाता, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट से पहले 0 है तो इंटू 10 लिखने की जरूरत है नहीं, 14 के 5 का 0, 14 का 5 देख लें एंटी लॉग, 14 का 5 कितना है 1396, पॉइंट किधर लगेगा रे, एक नंबर के बाद, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 1.396, जाओ 10 के टेबल में और ये नंबर ढूंढो, पहले पेज में मिलेगा, दूसरे पेज पे 1 से बड़ा नंबर है ना, तो 10 के टेबल पे दूसरे पेज पे ढूंढने का कभी, तो 1.39, 1.39, 1.39, 1.327, 3319, 1.367373839, 1.391, 1.3968 मिला, 54 डिग्री का 24 मिनट में कितना है 1.3968, नहीं सर 3968 है, 1 पॉइंट नहीं है उसमें, तो उसकी शुरुआत में देखना पहला नंबर क्या लिखा है 1 पॉइंट, मतलब वो भी किसमें है 1 पॉइंट, सही है, तो 1.3968 ऑलमोस्ट इसके करीब है, कितना डिग्री है देख 54 डिग्री और 24 के नीचे क्या लिखा है 0.4, तो ये जगह 54.4 डिग्री, दिस इज द रिजल्टेंट EO, समझ रहे अच्छे से, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20, सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे 21 22, ये लिखो फिर उसको करके चेक कर लीजिए, इनका है 3 कर लेंगे ना, वही बात है क्या, डरते हैं, डरता है, खाली तुम लोग लिखो फास्ट, क्योंकि मेरे को आज खत्म करने का, ये मत सोचना 10 बजेगा तो छोड़ दूंगा, नहीं, चैप्टर फिनिश करने का आज। क्वेश्चन नंबर 21, क्या देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे बेटा सब लोग, देखो a 20 centimeter wide thin circular disc
सर्कुलर डिस्क है, डिस्क और 20 सेंटीमीटर वाइड है। इधर ध्यान से देख, समझ, दिस इज द डिस्क, तो ये 20 सेंटीमीटर वाइड है, ऐसा 20 सेंटीमीटर ऐसा चौड़ी। क्या दिया हुआ ये आपको? डायमीटर। क्या दिया बोल? डायमीटर। तो डायमीटर मुझे दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना? तो रेडियस कितना लेगा बोल? डायमीटर का आधा यानी 20 का आधा यानी 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में बदलो, सेंटी हटेगा 10⁻²। अच्छा, 10 का पावर कुछ नहीं मतलब +1 है, तो ये -2 और ये +1 कितना देगा? -1। तो रेडियस दिया हुआ है मुझे 10⁻⁻1। आगे बढ़। A 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 200 ग्राम। मास दिया हुआ, मास मतलब m, कितना दिया बेटा? 200 ग्राम। ग्राम से केजी में जाएंगे 10⁻³ अब ये 2 0 का मतलब भी क्या है? +2 ना, 10⁻²। तो -3 और +2 कितना देगा? -1। तो 2 × 10⁻⁻1 kg, ये हो गया मास। आगे बढ़ो। Is suspended to a rigid support from a thin metallic string। इसको एक मेटालिक स्ट्रिंग से ऐसे एक रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करके रखिए, ठीक है? आगे बढ़ो। By holding the rim of the disc, डिस्क का ऐसा किनारा पकड़े, अपने रिम पकड़े ऐसा, ठीक है ना? Rim of the disc, the string is twisted through 60 डिग्री। इसको ऐसा ट्विस्ट किए, कितने डिग्री पे ट्विस्ट किए? ये कौन सा केस लग रहा है आपको? एंगुलर एसएचएम। तो एंगुलर एसएचएम में जितने डिग्री पे घुमाते थे उसी को थीटा बोलते थे ना। तो ये थीटा दिया, कितना दिया थीटा? बोलो थीटा दिया कितना? 60 डिग्री। थीटा इज गिवन 60 डिग्री। आगे देखिए बेटा। एंड रिलीज, और उसके बाद इसको क्या कर दिया हमने? रिलीज कर दिया, ठीक है ना? इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन ऑफ पीरियड 1 सेकंड। टाइम पीरियड दिया, टाइम पीरियड कितना दिया बेटा? 1 सेकंड। तो t ऐसा ट्विस्ट करके रिलीज किया तो ऐसे ऐसा ऑसिलेशन करने लगा एंगुलर एसोसिएशन। टाइम पीरियड कितना दिया अपने को? 1 सेकंड। आगे देखेंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन। इस स्ट्रिंग में जो मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, इन शॉर्ट रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना मुझे। क्या निकालना है बोल? रिस्टोरिंग टॉर्क निकालना। एक चीज और बोला है, अगर कहीं पे पाई क्यूब आता है तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी है अपने को? 30। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इधर ध्यान से देखना, ये 60 डिग्री दिख रहा है, ये एंगल दिया हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है? टाउ निकालना है मुझे। अब एंगुलर एसोसिएशन को याद करो तो टाउ का फॉर्मूला देखे थे अपने -c थीटा, याद है? तो टाउ के लिए दो चीज लगती, क्या क्या? c और थीटा। थीटा मालूम है सर, थीटा मालूम है, क्या नहीं पता है? c नहीं मालूम, तो c अपने को निकालना पड़ेगा। टाउ का फॉर्मूला होता है -c थीटा, थीटा ऑलरेडी पता है, क्या निकालना पड़ेगा अपने को? c निकालना पड़ेगा। अब c कैसे पता करेंगे? तो उसी के लिए अपने को टाइम पीरियड दिया है, ध्यान से देखा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड बोलो? टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2π/√, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, याद है? तो हमने देखे थे 2π/√, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब इधर एंगुलर एसोसिएशन हो रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब α/θ। फिर हमने देखा था अल्फा का फॉर्मूला होता है c⁻I, याद है? तो ये थीटा इधर ले लेंगे, क्या हो गया? c/I। तो इसकी जगह पर क्या जाएगा? c/I। ये c/I ऊपर जाता है तो I/c। तो मैं डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं, चलेगा? ये फॉर्मूला दे चुका मैं। तो क्या आएगा? टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2π/√I/c। यहाँ से c को अकेला कर, ये 2π इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आएगा तो t/2π/√I/c। अंडर रूट को यहाँ लेंगे तो स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, कौन बचा उधर? I/c। करेक्ट है? फिर ये c को इधर ले लो, वो पूरा उधर ले लो। c इज इक्वल्स टू ये 4π स्क्वायर इधर रहेगा ना, 4π स्क्वायर इंटू I डिवाइड बाय t स्क्वायर। करेक्ट है? अब इसमें से क्या क्या मालूम है? 4 और पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है। टाइम पीरियड पता है ना बेटा? I पता है कि I डिस्क है ना ये, तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फॉर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², याद है? तो ये इधर रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगी? c इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर बाय t स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। I की जगह पर क्या दे दे? 1/2 mr²। 2 से 4 कटिए, कितना आ गया? 2। तो c की वैल्यू क्या दे? 2π स्क्वायर mr²
बाय टी स्क्वायर। ये क्या मिल गया मेरे को? सी मिल गया। पर निकालना क्या था अपने को? टॉर्क निकालना। क्या निकालना था बेटा अपने को? टाउ निकालना था। तो टाउ का फॉर्मूला होता है माइनस सी थीटा। मैग्नीट्यूड में कितना होगा ये? पाई इक्वल्स टू सी। सी की जगह उसकी वैल्यू रख 2 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इनटू थीटा। आप सबका वैल्यू पुट कर दो। 2 ऐसे रहेगा पाई पाई। अच्छा एक मिनट, ये 60 को रेडियन में बदलना पड़ेगा। डिग्री में ना डायरेक्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको नहीं, तो इसको रेडियन में बदलोगे कितना है? वो पाई बाय 3। 60 है ना, तो पाई बाय 3 याद रखिएगा, ट्रिक बताया, ठीक है ना। देख क्या हो जाएगा ये 2 पाई स्क्वायर m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? 200 सॉरी 2 into 10 raised to minus 1। r how much is r? 10 raised to minus 1। लेकिन r के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर आएगा। डिवाइड बाय t, how much is t? 1 का स्क्वायर। थीटा कितना है रे? पाई बाय 3। थीटा कितना है बोल? पाई बाय 3। अब देखो ये क्या बनेगा फिर, ध्यान से देखना बेटा। इंटू 2 जा 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू पाई क्यूब, करेक्ट है? डिवाइड बाय 3 इंटू अब 10 वाला देख, ये -1 ऐसी रहेगा, -1 का स्क्वायर -1 इंटू 2 -2, सही। पाई क्यूब का वैल्यू डायरेक्ट बोले ले 31, कितना ये 4 इंटू 31/3, करेक्ट है? 3 से 31 को कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3। अच्छा ये कितना आएगा? -1 -2 -3, 3 1 जा 3। एक नहीं आता गिन की टेबल में, तो 0 डाल के एक को आगे फेंके, इधर पॉइंट लगा के इसको 10 कर दीजिए। 3 3 जा 9, फिर एक बचेगा और यहाँ पे 3 3 आता जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर इसको, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और एक 13, 4 into 0 1, 4 1 जा 4, 2 नंबर के बाद पॉइंट, 41.32 into 10 का पावर -3। ये क्या मिला है मेरे को? टॉर्क। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। समझा अच्छे से? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 21। आगे बढ़ेंगे बेटा, उसको भी सेम ही आंसर है। ये -3 हटाओगे तो जो पॉइंट है 3 नंबर पीछे जाएगा ना, तो 2 नंबर 4 1 है और एक नंबर 0, तो 0.04132, ठीक है ना? वही आंसर देखो उसको, 0.04132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देंगे सब लोग। फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर मिनट, बेटा पर मिनट, मिनट किसकी यूनिट है? टाइम की। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम किसका डेफिनेशन है? फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड तो होता है ऑसिलेशन परफॉर्म्ड इन, सॉरी टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन ऑसिलेशन, ये होता है ना टाइम पीरियड। दिए गए टाइम में कितना ऑसिलेशन हुआ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ये किसका यूनिट है? फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है ना। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर मिनट, क्या पूछे आपसे? फ्रीक्वेंसी। क्या पूछे आपसे? तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये असल में किसके बराबर होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। यानी अपने से फ्रीक्वेंसी पूछा है, लेकिन जो टाइम का उसने वैल्यू लेने बोला है, किस में लेने बोला है? मिनट में। ऑसिलेशन पर मिनट, क्या? ऑसिलेशन पर मिनट। अब ये कैसे होगा सर? बता तो थोड़ी। फ्रीक्वेंसी निकालना इतना समझे, फ्रीक्वेंसी निकालना इतना समझे। आगे बढ़। बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग इन द प्लेन ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा है। करें एज डेरिवेशन, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? तो एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा है। यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1.6 into 10⁻⁵। फील्ड की वैल्यू दी है, मतलब क्या दिया है? d। कितना दिया है बोल? 1.6 into 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, या उसके आप टेस्ला भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे, द मैग्नेट हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, कितना दिया है? आई देख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 into 10⁻⁻6 kg मीटर स्क्वायर। आगे लिखेंगे, एंड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब क्या है? न्यू ना, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब न्यू। कितना दिया देख? 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यस, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है खत्म।
तो बेटा एक मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट कर रहा हो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल चुके हैं। मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड में वाइब्रेट करता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी। निकालिए फॉर्मूला। और अपने को टाइम पीरियड नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो ये टाइम पीरियड है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा टाइम पीरियड का उल्टा, इसको उल्टा कर दो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 बाय 2 पाई अंडर रूट आई बाय म्यू बी। सारी वैल्यूज अपने को दी है, सॉरी मिस्टेक म्यू बी बाय आई। सब वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 2 पाई अंडर रूट म्यू। हाउ मच इज म्यू 3। बी कितना है बेटा 1.6 into 10 raised to -5 divided by I. How much is I? 3 into 10 raised to -6। करेक्ट है। देखिए 3 से 3 1 बाय 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 अंडर रूट 1.6 ऐसी रहेगा 10 raised to -5 ऐसी रहेगा, -6 ऊपर गया तो +6। कितना हो गया देखिए 1 बाय 2 इंटू 3.14 अंडर रूट ऑफ 61.6 इंटू 10 raised to +6 -5 +1 के जो पॉइंट किधर जाएगा बेटा एक नंबर आगे 1 बाय 2 इंटू 3.14 अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 16 अंडर रूट 16 कितना होता है 4। 2 से 4 का क्या 2, फिर 2 से 3.14 होगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, एक इधर है 2 5 जा 10, एक इधर है 2 7 जा 40। तो ये आ रहा है 1 बाय 1.57। ठीक है, रेसिप्रोकल में जाके इसकी वैल्यू देख 1.5 का 7 1.5 का 7 1.5 का 7 कितना बेटा 63 बोलो 6369 पॉइंट एकदम शुरू में 0.6369। ये क्या है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। असल में ये हर्ट्ज किसकी जगह पर आता है फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, यानी ऑसिलेशन पर सेकंड ना, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। तो ये हर्ट्ज असल में किसकी जगह आता है पर सेकंड की जगह पर आता है। हर्ट्ज किसकी जगह पर आता है बोल पर सेकंड। अब यहाँ से थोड़ा सा मस्त करेंगे, पर सेकंड की जगह आता है। पर मतलब अपॉन ना, पर मतलब अपॉन और पर सेकंड मतलब अपॉन में सेकंड। पर मुझे पर सेकंड नहीं निकालना है, पर मिनट निकालना। तो इस सेकंड को मुझे किस में बदलना पड़ेगा मिनट। इस सेकंड को मुझे किस में बदलना पड़ेगा मिनट में। अब इधर देख जा इधर देख, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं इस सेकंड को अकेला करूँ 1 सेकंड, तो ये 60 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ आएगा तो मतलब 1 सेकंड में कितना मिनट होता है बता 1/60। 1 सेकंड में कितना मिनट होता है बोल 1/60। इधर ध्यान से देखना है बेटा 0.6369 1 सेकंड की जगह मैं क्या रख दूंगा 1/60 मिनट। अभी 1/60 है ना, ऊपर जाए तो 60/1 हो जाए, तो ये 0.6369 इंटू 60/1 बचा कट 1 मिनट। ये 60 का 1/1 नहीं लिखा तो भी चलो क्या हो जाएगा देखिए जरा मल्टीप्लाई कर इसको 6 9 जा 54 6 6 जा 36 प्लस 5 कितना हुआ 41 6 3 जा 18 प्लस 4 22 6 6 जा 36 प्लस 38 3 और फिर ये वाला 0 और फिर 1 2 4 नंबर पर 1 2 3 4 38.214। ये क्या है 1 अपॉन मतलब पर, और ये क्या है मिनट। अपने को क्या निकालना था ऑसिलेशन पर मिनट। तो दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर मिनट। या फिर एक काम करते हैं इसको ऐसा लिखते हैं पर मिनट। अप्रॉक्सीमेटली कितना है देखिए 38.2 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना है 38 ना, तो इसको लिखूंगा 38 ऑसिलेशन पर मिनट। तो अप्रॉक्सीमेटली जो अपना मैग्नेट है वो 1 मिनट में कितना ऑसिलेशन कर रहा है 38। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। समझा, आगे बढ़े। सेम आंसर देखो उसका 38.19 है ना, 9 हटेगा तो 1 का क्या हो जाएगा 2 है ना, 2 करेक्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला बेटा उसने, a wooden block of mass m is kept on a piston that can perform vertical vibration of adjustable frequency and amplitude।
पिस्टन है, पिस्टन पिस्टन पता है ना, इंजन के अंदर रहती है, ऐसा इंजन में सिलेंडर होता है, उसके अंदर ऐसा पिस्टन रहती है, उसके अंदर ऐसा पिस्टन रहती है, जैसा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो एक पिस्टन है, उसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक मतलब लकड़ी का ब्लॉक रखा हुआ है, और ये पिस्टन कैसा ऑसिलेशन कर रही है, वर्टिकल ऑसिलेशन ऑफ एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, मतलब इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी में क्या कर सकता हूँ, एडजस्ट, एडजस्ट मतलब चेंज कर सकता हूँ। तो इधर ध्यान से देख, समझिए पिस्टन है, सी हाँ, दिस इज पिस्टन। तो पिस्टन जब वर्टिकल ऑसिलेशन कर रही है, तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम का आएगा ऊपर और नीचे, तो दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज टॉप एक्सट्रीम, ठीक है, दिस इज बॉटम एक्सट्रीम। ये पिस्टन का ऑसिलेशन हो रहा है, और इस पिस्टन के ऊपर हमने क्या रख रखा है, बोल, वुडन ब्लॉक। क्या रखा है बेटा, वुडन ब्लॉक, जिसका मास कितना है। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगी, ऑसिलेशन करेगी, वैसे वैसे ये ब्लॉक भी क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा और ऑसिलेशन करेगा। सही है, साथ साथ में, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्या बोला उसने। During vibration, we don't want the block to leave the contact with the piston. हम नहीं चाहते कि ऑसिलेशन करते वक्त ब्लॉक का कांटेक्ट पिस्टन से लूज हो, मतलब ब्लॉक जो है वो पिस्टन से हट जाए, ये चीज हम नहीं चाहते। अब इमेजिन करो ना, एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा एक ब्लॉक रखा हुआ है पिस्टन के ऊपर। अब पिस्टन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो शुरुआत में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, एक टाइम आएगा जब ब्लॉक और पिस्टन का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। फिर से देखना, आंख खोल के देखना, लगी बात चुप ना, पहले बोल के घर में मत तो खाना में ध्यान से देखना, ब्लॉक का कांटेक्ट कब पिस्टन के साथ छूट रहा है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसा ऑसिलेशन कर रहा है, मैं फ्रीक्वेंसी को तेज कर रहा हूँ, छोटा ना, फिर से देख, फिर से देखा, नोटिस करो, आप नीचे कितना भी फास्ट जाओ, जितना फास्ट जाने का उतना फास्ट जाओ, पिस्टन और ब्लॉक का कांटेक्ट नहीं छूटेगा। छूटेगा तो कब छूटेगा, जब वो ऊपर। नहीं समझा क्या बोला, समझ में आ रहा है। आपको नीचे जितना फास्ट लेके जाने का, इसको उतना फास्ट लेके जाओ, नीचे आपको जितना फास्ट लेके जाने का उतना फास्ट लेके जाओ, इसका पिस्टन के साथ कांटेक्ट नहीं छूटेगा। जब उतनी स्पीड से ऊपर आएगा ना, तभी कांटेक्ट छूटेगा। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा क्यों होता है, जरा ध्यान से देखना है, ऐसा क्यों होता है। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक। अभी मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके मन में क्लियर करना चाह रहा हूँ। फोर्सेस कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मास है ना उसके पास, क्या एक्ट करेगा, वेट। कांटेक्ट में भी तो है ना दो चीज, कौन सा फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन है, बोल गया, नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना इधर, ठीक है। तो ये आगे ऊपर कौन सा फोर्स, इधर भी mg नॉर्मल रिएक्शन, mg नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे एक बात बताना बेटा, इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना रहेगा, इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना रहेगा, इस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना रहेगा, या कौन से डायरेक्शन में रहेगा। देख, जब आपका ब्लॉक ये पॉइंट पे, अभी जाना किधर चाहता है, मीन पोजीशन, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा, यानी इस साइड पे नेट फोर्स किधर है, ऊपर, इधर नेट फोर्स किधर है, नीचे, क्योंकि वहां से नीचे आना चाहता है ना। इधर नेट फोर्स जीरो रहेगा, मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहता है, जीरो। समझे अच्छे से, मतलब यहाँ पर mg और n क्या रहेंगे, बोलना, इधर mg और n क्या है, इक्वल है, तभी तो नेट फोर्स कितना है, जीरो। जितना mg उतना n, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, खत्म। अब पता है mg की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, कभी नहीं। तो इस पॉइंट पे n जीरो हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि जब mg जीरो नहीं हो सकती तो n कैसे जीरो होगा, क्योंकि ये पॉइंट पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। समझा, थोड़ा सा दिमाग से समझ। ये पॉइंट पर mg और n क्या है, इक्वल। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई फोर्स नहीं बचेगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे फोर्स नहीं होता, रिस्टोरिंग फोर्स जीरो होता है। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, अगर ये कभी जीरो नहीं हो सकता तो ये होगा क्या, क्योंकि दोनों इक्वल है ना यहाँ पे, मतलब इस पॉइंट पे तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो नहीं हो सकता। तो इतना क्या खास है बेटा, कांटेक्ट कब छूटता है, जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। कांटेक्ट छूट गया मतलब दोनों का कांटेक्ट हट चुका है, और जब कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा क्या। नॉर्मल रिएक्शन के लिए शर्त क्या होती है, कांटेक्ट होना। तो कांटेक्ट तभी छूटेगा जब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो, जीरो। इधर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो सकता है क्या, इधर कांटेक्ट नहीं छूटेगा। समझ आ रहा है, ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में, बोल, नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है। नेट फोर्स कौन से डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ।
तो बताना इन दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा है? तभी तो ऊपर है। अगर mg ज्यादा रहता वो कम रहता तो ये नीचे आता ना, पर इसके ऊपर फोर्स ऊपर रख रहे हैं, मतलब n ज्यादा है mg का। जैसे ये 10 है ये 7 है तो ऊपर कितना रहेगा 3, नेट फोर्स ऊपर है। अब n की वैल्यू ज्यादा है mg की वैल्यू कम है, बताइए जीरो हो सकता है क्या? उसको ज्यादा होने तो जीरो नहीं हो सकता वो, क्योंकि mg से ज्यादा वैल्यू जीरो से तो बड़ी रहेगी, वेट जीरो नहीं होता ना, तो उससे बड़ी वैल्यू जीरो रहेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भी n की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, तो कांटेक्ट यहाँ पे भी छूटेगा नहीं। अब टॉप का पॉइंट है, टॉप का पॉइंट है, उधर नेट फोर्स किधर है? नेट फोर्स किधर है? डाउनवर्ड। तो n और mg में कौन बड़ा रहेगा? mg। n और mg में कौन बड़ा रहेगा? mg। अब इधर n जीरो हो सकता है नहीं, हो सकता, जीरो से बड़ा mg है, खत्म। तो n के जीरो होने के चांस सिर्फ किधर है? टॉप, इधर टॉप। तो अगर कांटेक्ट छोटा भी ब्लॉक और पिस्टन का तो कहाँ छूटेगा? तो वो वही बात करें ना, वी डू नॉट वांट टू पिस्टन लूज द कांटेक्ट ऑफ ब्लॉक विद द पिस्टन। तो ब्लॉक और पिस्टन का कांटेक्ट टूटने का जो पॉसिबिलिटी हो किधर है? समझा? पक्का? एक आगे क्या लिखा? During vibration, we don't want the block to leave the contact with the piston. How much maximum frequency is possible if the amplitude of the vibration is restricted to 25 centimeter? अगर vibration का amplitude क्या बेटा? Amplitude कितना कर दिया उसने? 25 सेंटीमीटर, जो मीटर में हो जाएगा 25 into 10⁻²2 मीटर। तो उसने पूछा अगर एम्पलीट्यूड इतना कर दूं और मैं नहीं चाहता कि ब्लॉक का कांटेक्ट छोटे पिस्टन के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है? क्योंकि एक लिमिट रहेगी ना, उससे ज्यादा कर दी फ्रीक्वेंसी तो ब्लॉक और पिस्टन का कांटेक्ट छूटे। तो वी डू नॉट वांट दैट ब्लॉक लूजेस द कांटेक्ट विद द पिस्टन। तो उस टाइम की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो जिस पॉइंट पर n जीरो हुआ रहेगा, समझ, जिस फ्रीक्वेंसी पे n जीरो हुआ रहेगा वो फ्रीक्वेंसी या उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे कांटेक्ट छूटेगा, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी पे नहीं छूटेगा। मतलब वही क्या है? मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, उससे कम ही होनी चाहिए। समझे अच्छे से? और कांटेक्ट छूटने का चांस कहाँ पर है? टॉप पर। मेरे ध्यान से देखो, एट टॉप पोजीशन, टॉप एक्सट्रीम पोजीशन, सर ने बॉटम पोजीशन क्यों नहीं ली है, मेन पोजीशन क्यों नहीं ली है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे कांटेक्ट छूटने का चांस नहीं। कांटेक्ट छूटेगा तो कहाँ छूटेगा? टॉप। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस की बात है। कोई चीज अगर ऊपर नीचे आ रही है कांटेक्ट के साथ, तो वो ऊपर ही कांटेक्ट छोड़ेगी, नीचे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि नीचे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहेगा, जीरो हो ही नहीं सकता। वो कॉमन सेंस की बात है, तुम्हारे पास उतना नहीं तो क्या करो? सर कॉमन सेंस का यही मसला है, नाउअडेज कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इट इज वेरी रेयर। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो कॉमन सेंस की बात है, वो टॉप पे जाके ही कांटेक्ट छूटेगा। इसीलिए हम लोग कौन से पोजीशन की बात करें बेटा? टॉप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें। तो टॉप एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप नेट फोर्स को देखोगे, नेट फोर्स F, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी बताना जरा, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? इन दोनों में ज्यादा कौन है बेटा? mg। तो नेट फोर्स कैसा निकालोगे? यहाँ पे समझ 10 न्यूटन है, वहाँ पे 4 न्यूटन है, नेट फोर्स कितना आएगा? 6। कैसे निकाले? माइनस के ना, 10 में से 4। तो यहाँ नेट फोर्स कैसे निकालोगे? mg में से n को माइनस करो। सर mg में से n माइनस करो, जो बचा वो नीचे की तरफ का नेट फोर्स है कि नहीं? तो नेट फोर्स इधर क्या है बेटा? mg माइनस n। द मोमेंट, या फिर ये नेट फोर्स F को ऐसे लेते हैं, F इक्वल्स टू mg माइनस n। करेक्ट है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सिंस न्यूटन चीजा बोले थे फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये F की जगह क्या आ जाएगा? ma इज इक्वल्स टू mg माइनस n। द मोमेंट, ध्यान से देख, द मोमेंट व्हेन ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद पिस्टन, वो मोमेंट जब जस्ट ब्लॉक और पिस्टन का कांटेक्ट छोटा रहेगा, उस मोमेंट पर n की वैल्यू कितनी जाएगी? n विल बिकम, बोलना n की वैल्यू कितनी जाएगी? 0। तभी तो कांटेक्ट छूटेगा ना बेटा। तो जिस टाइम पर कांटेक्ट छोटा है उस टाइम पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहाँ पे 0 रख दो। ma इज इक्वल्स टू mg माइनस 0। क्या बच गया रे? ma इज इक्वल्स टू mg, m से m कैंसिल। तो इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? g। अब मुझे फ्रीक्वेंसी कौन सी निकालनी है? मैक्सिमम। तो उस वक्त का एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, है ना? तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा? बोल a max। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल है, सर फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है? जबरदस्ती आप दोनों को कितनी है? पक्का रिलेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स,
ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n, तो जब n मैक्सिमम रहेगा तभी तो a मैक्सिमम रहेगा रे, समझा? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैंने a की जगह क्या रखा बोल, a मैक्स। चाहिए तो इधर लिख लो, टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी a max should be is equals to g। अब बताओ a max का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a, मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन a ओमेगा स्क्वायर, तो a max की जगह आएगा a ओमेगा स्क्वायर, इधर बचा कौन, g। फॉर्मूला a max की वैल्यू होती है a ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का क्या फॉर्मूला होता है रे, 2 पाई n द होल स्क्वायर इक्वल्स टू g, ठीक है ना, सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई n। अच्छा एक्सेलरेशन मैक्सिमम लेते ना, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी बेटा, मैक्सिमम। अब ये n ही तो निकालना है ना, उसको अकेला करते धीरे धीरे, ये a ऐसे रहेगा 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n max द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू g, करेक्ट है। n max को अकेला करेंगे, n max द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये g ऐसे रहेगा डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इनटू a, ये वाला स्क्वायर उधर गया तो स्क्वायर रूट, तो n max इज इक्वल्स टू अंडर रूट g बाय 4 पाई स्क्वायर a। कौन बना रहा है रूट से बाहर, 4 बाहर आया 2 और पाई स्क्वायर बाहर आया पाई, अंदर कौन बच गया फिर रूट में, g बाय a। पुट करो वैल्यू 1 बाय 2 इंटू 3.14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, 9.8, एम्पलीट्यूड 25 इंटू 10 रेज़ टू -2, ये -2 ऊपर जाएगा तो 9.8 -2 ऊपर गया तो +2, +2 मतलब कितना है, 10⁻²+ मतलब 100, तो ये 10⁻²+ नहीं है, ये कौन है, 100 है। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 होगा, 25 से 100 को काटेंगे तो 4, 1/2 इंटू 3.14 अंडर रूट 9.8 इंटू 4, सही है। 1/2 इंटू 3.14, 9.8 का रूट देख के बता जल्दी जल्दी, 9.8 का 0 स्क्वायर रूट टेबल में जाओ 1 से 10 में, 9.8 का 0, 9.8 का 0, 3.131 इंटू 4 का रूट 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इन दोनों को लॉग से सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, चलेगा ना बेटा, मैं डायरेक्ट लिख दूं, इतना तो कर ही लोगे ना रे। 3.13 का लॉग देखना है, -3.14 का लॉग देखना है, दोनों को माइनस करेंगे, एंटी लॉग देखना है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी अपने को 3.131 डिवाइड बाय 3.14, वैल्यू आ रही है 0.99, कितनी आ रही है, 0. ऑलमोस्ट 1 है ना, 0.99, दैट इज n max की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 1 rps। इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए स्पीड, इसको लॉक से करने की जरूरत भी नहीं, वैसे भी सेम दिख रहा है, तो आप सीधा अप्रोक्सीमेटली 1 लिख सकते है कि नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर चली गई तो ब्लॉक टूटेगा, मतलब हट जाएगा, डिस्टेंस से हटेगा। अब आप सोचोगे सर एक बस, अरे नहीं रे, एक बस नहीं, 1 सेकंड में एक ऑसिलेशन हो जा रहा है, समझ रहे हैं। ये पिस्टन ऊपर, ऊपर से बीच में, बीच से नीचे, नीचे से वापस ऊपर, कितना पूरा कितने टाइम में कर ले रहा है। आप बोलिए कम फ्रीक्वेंसी है, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की है तो ब्लॉक हट जाएगा, गिर जाएगा पिस्टन से, समझा। अच्छा जी और पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 लेने बोला है, तो मेरे को कब बताएंगे बेटा, पूरा क्वेश्चन होने के बाद, है ना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जी का वैल्यू इधर 10 रखेंगे तो और आसान हो जाएगा, ये जी का वैल्यू 10, जी का वैल्यू 10, ठीक है। 10 का रूट देख लो, 10 का रूट देख लो कितना है, 3.162, और फिर 4 का रूट 2, ये 2 से 2 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे, 3.16 डिवाइड बाय 3.14, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 3.162 डिवाइड बाय 3.14, आंसर आ रहा है 1.007, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है। आंसर क्या दिया है मैक्स का, आपको 1 ही दिया ना, तो आए ना 1 पर, समझा। अभी क्वेश्चन नहीं करना हुआ, एन मैक्स निकालने वाला था, निकालने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालने वाला था आगे। अब आगे पर क्या बोला उसने, if the maximum if the amplitude of vibration is restricted to 25 cm, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे पर क्या बोला उसने,
इन दिस केस, अब ये जो केस आया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो केस आया है, इन दिस केस हाउ मच इज द एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द ब्लॉक, क्या निकालना है? एनर्जी पर यूनिट मास। तो इधर ध्यान से देख बेटा, एनर्जी मतलब E टोटल एनर्जी, पर मतलब अपॉन, मास मतलब M, मतलब क्या निकालना है? E बाय M। क्या निकालना है? E बाय। इस केस में तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? हाफ K, K की जगह और क्या लिख सकता हूं मैं? M ओमेगा स्क्वायर इनटू A, याद है फॉर्मूला? A स्क्वायर, सॉरी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? ये मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला है। इसमें मास इधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना, वहां जाएगा तो क्या करेगा बोल? डिवाइड, क्या हो जाएगा ये? E बाय m इज इक्वल्स टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज हाफ ओमेगा की जगह क्या आएगा? 2 पाई m द होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन जाएगा E बाय m इज इक्वल्स टू हाफ ऐसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 से 4 कट गया, कितना आ गया? 2। तो E बाय m कितना आ रहा है देख, E बाय m इज इक्वल्स टू कितना बचा बेटा इधर? 2 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इनटू a स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या बोला था? इन दिस केस, मतलब जब ये फ्रीक्वेंसी आई है ना उसी केस में, तो n की जगह कितना रखूंगा मैं? 1। सबका वैल्यू पुट करते, 2 को ऐसे रहते, पाई स्क्वायर भी उसने कितना लेने बोला है? 10 लेने बोला है। n की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इज हाउ मच? 25 into 10 का पावर -2 द होल स्क्वायर। ये 2 ऐसे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर, या फिर 2 को ऐसे रख दो, 10 को ऐसे रख दो, 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, 25 का स्क्वायर 625, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, ये -4 ये +1 कितना देगा? -3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 6 12, 1250 1250 into 10⁻⁴ + 1 -3, -3 के जगह 0.3 नंबर पीछे जाएगा, कितना आ रहा है? E बाय m का वैल्यू 1.25। E बोले तो एनर्जी, एनर्जी का यूनिट जूल, m बोले तो मास, मास का यूनिट kg, तो इसका यूनिट क्या है बोल? जूल पर kg। यही है देख, ठीक है ना? तो विद दिस योर चैप्टर ऑसिलेशन इज मार्कर भी भागे वाले पास हो जाती, इससे ज्यादा लिखो, चलो लिख